हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पंचारिया है और मैं आप सबका एरोडेट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आज हमारी इस क्लास का मोटिव है एसआई के सिलेबस के बारे में चर्चा करना, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। वैसे इस क्लास का एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सिलेबस तो आप सबको ऑलरेडी पता है। आपको गूगल से या फिर आरपीएससी की साइट पर आराम से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पर क्लास लेकर क्यों आया? केवल वीडियो बनाने के मकसद के साथ तो ये क्लास लगाई नहीं गई है। यहाँ केवल इस बात पर चर्चा करने के लिए है कि हमें सिलेबस को पढ़ना किस तरीके से चाहिए, क्योंकि सिलेबस पढ़ना अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। किस तरीके से? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम कहीं पर सफ़र करने के लिए निकलते हैं, अगर हम किसी अनजान जगह के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम उस रास्ते को तय करते हैं, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, तब जो समय लगने का आभास होता है और जो समय हम वापस आने में लगाते हैं, उन दोनों आभास में अंतर होता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जाने में समय ज़्यादा लगता है, आने में समय कम लगता है। तो ये जो हमारी मानसिकता आ रही है कि जाने में समय का ज़्यादा लगना और आने में समय का कम लगना, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जाते वक्त हमारे लिए वो रास्ता अनजान होता है और अनजान रास्ते के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए हमें हर पल महसूस होता है वो सफ़र। और वहीं जब आने का समय होता है, तब हम जानते होते हैं कि हमारा रास्ता कहाँ है और हमें जैसे कि मान लो हम हमारे गांव से गए थे और वापस गांव आ रहे हैं, तो हम कहीं से भी अपना गांव किस तरफ होगा, उस तरफ हम बेसिक अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा गांव किस तरफ है, यानी कि किस दिशा में हमें जाना होगा। तो ये जो अनुमान वाली प्रवृत्ति होती है, वो हमारे इस लगने वाले समय को कम कर देती है। इसी मकसद के साथ मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस भी वैसा ही है। अगर हम सिलेबस को बिना समझे किसी हमारे इस टॉपिक को पूरा करना चाहते हैं, तब ये वैसा ही है जैसा कि हम किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हैं, जहाँ का रास्ता हमें मालूम नहीं है। और अगर सिलेबस को समझ लेते हैं तो ये वैसा ही हो जाता है जैसे कि हमें हमारे गांव की ओर आना है, यानी कि हमें हमारी मंजिल पता होती है और उसी मंजिल की ओर हमें आगे बढ़ना होता है, जो कि हमारे लिए थोड़ा और सिंपल हो जाता है। यहाँ सिलेबस में ये सफ़र वाली चीज़ किस तरीके से कंपेयर हुई है, आइए चर्चा करते हैं। हमारा जो एसआई का सिलेबस है, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी के 3 मेजर पॉइंट बताए गए हैं। उन तीनों में के कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से होता है और भारतीय संविधान के जो मेजर पॉइंट है उनके बारे में इसमें चर्चा की गई। तो लेकिन इन दोनों टॉपिक को एक साथ रखने का भी एक अलग साइंटिफिक रीज़न भी बनता है। जैसे कि ये क्या बता रहा है? विकास का मतलब होता है ये स्थिर नहीं है, इसमें और समय लगा और समय के साथ साथ इसमें कुछ और डेवलपमेंट भी हुए। तो इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक दे रखे हैं, इन सब का समय के साथ डेवलपमेंट हुआ है। अगर किसी टॉपिक का समय के साथ डेवलपमेंट हुआ है और वो अगर हमारे सिलेबस में है, तब हमें उस टॉपिक को थोड़ा और ज़्यादा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और हमें 1947 से हमारी आज़ादी से लेकर अब तक की यात्रा में ये कितना डेवलप हुआ, इन सभी टॉपिक को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत सरकार अधिनियम, ये तो अधिनियम पहले ही आ गया था। संविधान सभा, इसके बनने की यात्रा लगभग 1940 से शुरू होती है और 1946 में संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा की ये जो सफ़र है 6 साल का, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रकृति, क्या भारतीय संविधान शुरू से लेकर आज तक एक समान था? नहीं। 1991 से पहले भारत की जो मानसिकता थी, भारतीय संविधान की जो आत्मा थी, उसका झुकाव थोड़ा समाजवाद की ओर ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान में झुकाव पूंजीवाद की ओर हो रहा है। तो ये भी एक यात्रा हुई। प्रस्तावना भी विकासशील चरण में है। जैसे कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब तक हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द नहीं थे और 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी इसमें कुछ ऐड किया गया और आगे आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, विकास के साथ साथ हम नए नए आयाम भी पकड़ रहे हैं।
जैसे कि पहले डिजिटलीकरण का कोई योगदान नहीं था, लेकिन आज हमारी लाइफ का एक अनिवार्य भाग बन गया डिजिटलीकरण। तो डिजिटलीकरण भी किसी ना किसी समय इसके अंदर ऐड हो ही जाएगा। साइबर सुरक्षा भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। यानी कि अभी तक हम प्रश्नावली न्याय पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आने वाले समय में हम डिजिटल न्याय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये भी क्या है, विकासशील है, आगे भी विकास करेगा। मूल अधिकार, जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमें 7 मेजर मूल अधिकार दिए गए थे और आज 6 बचे हैं, एक कम हुआ। लेकिन जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो कि हमें दैहिक स्वतंत्रता देता है, उस दैहिक स्वतंत्रता के जो अंदर ऐड होने वाले टॉपिक है, जैसे कि संविधान में बाकी किसी भी अनुच्छेद के अंदर ये नहीं लिखा गया कि हम चुप रह सकते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की तब अनुच्छेद 21 का भाग मान लिया गया था। इस तरीके से मूल अधिकार सर्वाधिक विकासशील हैं, क्योंकि हमें हर प्रकार के अधिकार चाहिए। जैसे कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया, जो कि उस समय नहीं था। इस तरीके से ये भी विकासशील है। नीति निर्देशक तत्व भी विकासशील है। पहले की सरकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना मात्र ही एक डायरेक्शन मिलती थी संविधान से, लेकिन अब डिजिटलीकरण का भी वो उसमें शामिल हो रहा है। मूल कर्तव्य, ये तो हम पर है, ये मूल कर्तव्य भी हमारे हिसाब से आगे डेवलप होते जाते हैं। संघीय ढांचा है, ये तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा रहा है। कई विद्वानों के बीच में इस पर चर्चा हुई है, चर्चा होती भी रहती है और आगे भी होगी, क्योंकि केंद्र में जब प्रभावी सरकार आती है तब उसका राज्यों पर थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है, और जब केंद्र में दुर्बल सरकार आती है तब भी हमारी संघीय ढांचा बदलता है। संविधान संशोधन, ये तो लगातार हो रहा है। अब तक 106 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये भी विकासशील है। आपातकालीन प्रावधान, ये पहले थे, लेकिन अब कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसे प्रावधानों को हमें रोकना चाहिए, तो इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। जनहित याचिका, जो कि 1981 के बाद से कॉमन बनती जा रही है, और जनहित याचिकाओं का 1981 में विकास हुआ, यानी इससे पहले हमारे संविधान में भी जनहित याचिका का कोई उल्लेख नहीं था। और न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज़्यादा प्रभावी ब्रह्मास्त्र के समान हथियार है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। ये भी हमारे संविधान में नहीं है, और ये अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से हमने लिया है, तो इस प्रावधान के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हमने नोटिस किया कि इस पहले बिंदु के अंदर जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक वो हैं जो कि विकासशील है, और विकासशील जितने भी टॉपिक होते हैं इनको हमें शुरू जहाँ से विकास प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर जहाँ तक विकास चल रहा है वहाँ तक हमें निरंतर चिंतन करना होगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेते हैं, सारे टॉपिकों के बारे में छोटे छोटे कुछ बिंदु मिलते हैं, कुछ नोट्स मिल जाते हैं, और वहाँ से सीधा ही उठा लेते हैं और इनको पढ़िए। जैसे कि मूल अधिकार के बारे में हमने आज वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है, हमने 6 के 6 मूल अधिकार रट कर छोड़ दी, लेकिन इनकी विकास है। इस टॉपिक का मुख्य जो टॉपिक है वो है विकास। विकास का मतलब है मूल अधिकार शुरू कहीं से होते हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दौरान अगर कोई मुख्य घटना घटित हुई है तो वो भी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी आते हैं और कई बार चीज़ें करंट से कनेक्ट होकर पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये विकास वाले टॉपिक हैं, ये सबसे ज़्यादा वाइड टॉपिक होते हैं और इनके बारे में हमें थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ाई करनी होती है। चलिए दूसरे टॉपिक पर आता है। दूसरे टॉपिक में आता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन। यहाँ एक्चुअल में बात हो रही है वो गवर्नेंस की हो रही है। गवर्नेंस यानी कि भारत की वर्तमान राजनीति किस दिशा में चल रही है और इनके अंदर क्या संविधान के अनुसार हो रहा है और क्या संविधान के संविधानेतर हो रहा है, इनके बारे में हमें देखना होगा। जैसे कि भारतीय राज्यों की प्रकृति। वैसे भारतीय राज्यों की प्रकृति का क्या मतलब होता है? कोई भी राज्य, जैसे भारत की अगर प्रकृति की बात होती तब तो हम बोलते कि भारतीय राज्य पूंजीवादी है, समाजवादी है या फिर मिश्रित है। लेकिन यहाँ भारत के जो स्टेट हैं यानी कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इनके बारे में बात की गई है कि इनकी प्रकृति कैसी है। क्या ये स्थायी है या अस्थायी है? क्या ऐसा होता है कि भारत के अंदर जो राज्य बने हुए हैं इनको पूरा का पूरा राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, उस राज्य को उठाकर किसी और राज्य में ऐड कर दिया जाता है? या फिर क्या ऐसा होता है कि भारत के राज्यों में एक राज्य को तोड़कर 2-2 राज्य बना दिए जाते हैं? इन चीज़ों के बारे में बताना होता है, वो होती है प्रकृति। और भारत में लोकतंत्र, 1947 के बाद का नहीं है। भारत में जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं उसमें भी बताया गया था सभा, समिति, विदर्थ, गण, ऐसी कुछ संस्थाएं थी जो कि लोकतंत्र का प्रारंभिक बीज है। जब आप महाजनपद काल पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री में तब भी वहाँ पर बताया जाता है कि
महाजनपदों में भी वजी और मल जो महाजनपद थे उनके अंदर संघीय सरकारें चलती थी, यानी कि लोग मिलकर शासन करते थे। तो यानी कि भारत के अंदर लोकतंत्र की अवधारणा आज की नहीं है जो कि अंग्रेज दावा करते हैं कि हमने दी है। भारत के अंदर लोकतंत्र पहले भी था, लेकिन बीच का दौर था वो शुद्ध रूप से राजतंत्र को समर्पित था, इसलिए ये लोकतंत्र उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। और आधुनिक जो लोकतंत्र है वो हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश की देन है। तो हमें इसके बारे में चर्चा करनी है कि भारत में लोकतंत्र कहाँ से था, कब से था, कितना था। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन में हमें 1953 से शुरू करना है। 1953 में जहाँ आंध्र प्रदेश अलग होने के लिए आंदोलन शुरू करता है और 1956 में आंध्र प्रदेश अलग होकर एक राज्य बनता है, वहाँ से फिर गुजरात का बनना और इस तरीके से जो 14 राज्य भारत में हुआ करते थे वो आज बढ़कर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इनके बारे में, प्रत्येक राज्यों के बारे में कम से कम तिथि तो पता होनी चाहिए कि किस तारीख को ये हो रहे हैं। फिर आता है गठबंधन सरकार। गठबंधन की सरकारें पहले जब शुरुआत में भारत की आज़ादी के बाद का जब हमारे यहाँ सरकारों को देखा जाए तो लगभग 1967 तक तो नेहरू जी की सरकार चल रही थी, 64 तक। उसके बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आई, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रारंभ में पहली बार गठबंधन करने का ख्याल आता है, वो आता है शायद 1978 में, जब हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के बाद में कांग्रेस की जगह अन्य सरकारें आती हैं। वहाँ से फिर एक दलीय राजनीति कमज़ोर होने लगती है, बहुदलों का वहाँ पर विकास होता है और क्षेत्रीय दल ज़्यादा मजबूत होकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उस स्थिति में हमारी यहाँ सरकारें गठबंधन की सरकारें बनाती है। इनकी भी एक मज़ेदार कहानी है, उनके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। फिर आता है राजनीतिक दल, इनके बारे में आप जानते हो। और राष्ट्र का एकीकरण, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे देश का एकीकरण किस तरीके से हुआ था। फिर आता है अगला टॉपिक है हमारा संघ व राज्य कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। यानी कि संघ व राज्य दोनों की कार्यपालिका में क्या है, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों स्तर पर इनका शक्ति के पृथक्करण और राज्यों के और कार्यपालिका संघ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस अधिकार को लेकर, सत्ता को लेकर, उसके बारे में चर्चा करनी है। और इनके मामले में हम आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमें इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आरपीसी के अधिकांश क्वेश्चनों का फोकस फैक्ट की बजाय अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा होने लगा है। तो इन सब के बारे में हमें बताना है। फिर आता है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया, योजना आयोग जो कि अब बंद हो चुका है, इसकी जगह हमें अब पढ़ेंगे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, अब ये यूजलेस हो चुका है, इसका कहीं पर उल्लेख है नहीं, ये पुराने सिलेबस से ही सेम उठाकर चिपका दिया है। और सतर्कता आयोग सीबीआई वाला वो, और सूचना आयोग, लोकपाल और मानवाधिकार आयोग, इतने आयोगों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और फिर आता है सार्वजनिक नीति एवं अधिकार, ये है तो गवर्नेंस का ही पार्ट, लेकिन ये नीतियों से रिलेटेड है तो इसको अलग से एक नीति बनाकर रखा गया है। उसमें है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं बनती है, ये राष्ट्रीय योजनाएं आज देखा जाए तो एक होती है संघ सूची से रिलेटेड जो योजनाएं बनती है उसे हमारी केंद्र सरकार बनाती है। दूसरी संवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें सार्वजनिक नीतियाँ लाती है और जिनका मकसद होता है जन कल्याण यानी लोक कल्याणकारी राज्य। और इसके लिए भी ये जैसे फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी होती है, और इनमें हमारा फोकस होगा कि पॉलिटी के अप्रोच में कि इनमें जो बजटिंग होती है, यानी एक योजना है तो इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होता है, राज्यों का हिस्सा कितना होता है। अगर कोई पहाड़ी राज्य है तो उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ज़्यादा क्यों होता है और सामान्य मैदानी राज्यों में केंद्र का हिस्सा कम क्यों होता है। ऐसी एक छोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और कुछ प्रमुख योजनाएं हमें नीतियाँ पढ़नी होंगी, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि एक शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर थी। तो ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें फोकस विशेष करना होगा। और विभिन्न नागरिक अधिकार और सिटीजन चार्टर, ये गवर्नेंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिटीजन चार्टर का सामान्य अर्थ होता है कि आप यदि किसी विभाग में अपने कार्य के लिए जाते हो तो विभाग पर मान लो कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है। यानी कि आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए किसी कार्यालय में गए, कार्यालय के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आप अपने आधार में कोई प्रकार का परिवर्तन चाहते हो, एडिटिंग चाहते हो, तो फिर 3 नंबर रूम में जाइए। और अगर आप अपना नया आधार कार्ड बनाना चाहते हो तो फिर 5 नंबर रूम में जाइए।
इस तरीके से आपको पूरी डिटेल है। और एक बार अगर आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन दे दिया तो उसको वो कितने दिन में आपके पास पहुँचेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो एक चार्टर बनाकर लिख दिया जाता है उसे बोलते हैं सिटीजन चार्टर। और ये गुड गवर्नेंस का कंपल्सरी पार्ट है। और नागरिक अधिकार, जैसे जैसे हम अपडेट हो रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं, हमारे लिए नए नए जोखिम भी आ रहे हैं, इन जोखिमों से निपटने के लिए सरकारें हमें संविधान में कुछ परिवर्तन करके या सांविधिक रूप से हमें कुछ अधिकार दे रही हैं जो कि विशेष रूप से नागरिकों को दिए जाते हैं। हमें इनके बारे में भी चर्चा करनी है, जो कि पिछले 80 सालों में हमें कई प्रकार के अधिकार मिले। इन सब ये तो एक बेसिक जानकारी थी हमारे सिलेबस के बारे में, लेकिन सिलेबस में और भी कई चीज़ें हैं जो आकर्षक हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। तो क्या हमें केवल इतना पढ़ना है कि 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम क्या था और उनके मेजर पॉइंट कौन से? तो ये गलत तरीका होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 1935 के अधिनियम की बात करें, 1935 के अधिनियम में तकरीबन 300 से ज़्यादा अनुच्छेद थे। तो क्या 300 अनुच्छेद हम याद कर पाएंगे? हमें आज तक हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद नहीं हो रहे, वो तो सवाल ही नहीं उठना। जब सवाल ही नहीं उठता है तो फिर दिक्कत आएगी कि अगर इन 300 में से कोई एक लाइन वहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाती है कि क्या जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में चर्चा कीजिए। उसमें लिखा हुआ था कि भारत के अंदर सबसे पहले मतलब इस अधिनियम ने भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और दूसरी लाइन हो कि इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय ढांचे की स्थापना करने के लिए प्रयास किए गए जो कि विफल हो गए। ये लाइन भी सही है। और इस अधिनियम ने भारत के अंदर आरबीआई की गठन किया। इस तरीके से कुछ पॉइंट आ सकते हैं। तो अब देखा जाए तो ये 300 अनुच्छेदों में से किसी न किसी एक में लिखे हुए, लेकिन हम इतने अनुच्छेद याद नहीं कर सकते। तो फिर इन दोनों से हमारे सिलेबस में तो केवल 2 ही टॉपिक दे रहे हैं, 1919 और 1935। तो फिर हमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो गलत ना हो, इसके लिए क्या तरीका है? वो तरीका ये होगा कि यहाँ पर दिए हुए तो 2 ही टॉपिक है, लेकिन जो नहीं दिए हुए टॉपिक हैं, क्योंकि भारत का संविधान बनने में कई चीज़ें थी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हें प्रभावित कर रही थी कि आप भारत से रिलेटेड जो संवैधानिक विकास की यात्रा चल रही है, जो कि कहाँ से शुरू होती है, भारत की आज़ादी के साथ जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहाँ से ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी थे इन्हें रेगुलेट करने के लिए 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं। और जब हम आज़ाद होते हैं तब आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस दौरान तक ब्रिटिश सरकार ने कई प्रकार के अधिनियम पारित किए, चार्टर पारित किए और ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह इन सब को पारित किया। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था भारत में एक संवैधानिक यात्रा चलाना, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर उस समय ये लोकतंत्र की अवधारणा आ चुकी थी और संवैधानिक रूप से वो लोग चल रहे थे। हालांकि ब्रिटेन के अंदर संविधान नहीं है, ये सब चल रहे थे। इस यात्रा में जब रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये सब आ रहे थे तो हमारे सिलेबस में तो केवल 2 ही दे रखे हैं, 1919 और 1935। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जो 1919 या 1935 में नहीं थे, वो पहले के एक्ट में दे रखे थे। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि या तो हम 1919 और 1935 को पूरा पढ़ कर जाएं, कोई भी क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए और हम देखते ही समझ जाए कि हाँ ये तो उसमें था, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप जो बाकी जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट आए थे इन सब की मेजर मुख्य बातें पढ़ लें। अगर हमें मुख्य बातें पता होगी तो क्वेश्चन बनेगा तो मुख्य बातों से ही बनता है। नॉर्मल बातें से मतलब एकदम बेसिक बातों से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो मेजर हो, अट्रैक्टिव बात हो, स्पेशल बात हो, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो जब आप इन 2 को पढ़ो तो उस समय आपको इन बाकी के जितने भी एक्ट आए थे इन सब की मेजर बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या विशेष था? इसमें विशेष ये था कि जो ब्रिटेन के कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का क्या मतलब होता है कि अब यहाँ का जो भी क्षेत्र है वो ब्रिटेन का हिस्सा है, और अगर ब्रिटेन का हिस्सा है तो उस समय ब्रिटेन में महारानी का राज था, तो यानी कि ये महारानी के राज्य के अधीन आ रहा है। जबकि इससे पहले
जो ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र था वो ब्रिटिश कंपनी का था। अब ये किसके अधीन चला गया? ब्रिटेन की महारानी के। और जैसे ही महारानी के अधीन गया तो महारानी के जो नियम थे वो अब भारत के ऊपर भी लागू होने शुरू हो गए। इस तरीके से हमें किस एक्ट ने गवर्नर जनरल को ये वीटो पावर दी, कौन से एक्ट ने भारतीयों को परिषद के अंदर, विधायिका के अंदर एंट्री दिलाई, किस एक्ट ने प्रथम भारतीय को कार्यपालिका के अंदर सम्मिलित किया। ऐसे कुछ जो मेजर पॉइंट बनेंगे उनके बारे में हमें पहले से ही चर्चा करके रख लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इन 1919 और 1935 के एक्ट के बारे में अगर थोड़ी सी मुख्य कुछ 5-5, 6-6 बातें होंगी, उनको अगर याद रख लेंगे और इन एक्ट की मेजर बातें पता होगी तो फिर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मुख्य बातों का होगा और इन पर थोड़ा डीप जाने का चांस रहेगा, लेकिन इनमें तो डीप जाएगा नहीं। अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर इनका क्वेश्चन आएगा तो वो तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन डिलीट होना और नहीं होना तब बनेगा आपको अगर क्वेश्चन में लाइन ही यही लिखी गई है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें, तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ गया। अब उसके बाद जो पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट ये दिया गया है कि इसके अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रयास किए गए और इसके अंदर प्रांतों के विषयों की सूची को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ये बात भी सच है, लेकिन तीसरी बात इसमें ये बोल दी गई है कि जो केंद्रीय गवर्नर जनरल था, यानी कि उस समय 1919 में वायसराय कहते थे, तो जो वायसराय था उसको वीटो पावर दी गई। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ तीसरा वाला वो गलत हो गया, क्योंकि वीटो पावर 1919 में नहीं दी गई थी, वो तो पहले के एक्टों में ही मिल गई थी। 1861 में भी उसके पास वीटो पावर थी। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 तो इन एक्ट के आ सकते हैं, तीसरा मान लो किसी और एक्ट का आ गया। अब आपने अगर पूरा एक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको क्या पता कि वीटो पावर इसमें दी गई थी या फिर पहले ही आ गई थी। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो टॉपिक दिए हुए हैं तो इन पॉइंटों के अलावा जो पॉइंट बनते हैं, मेजर पॉइंट बनते हैं, हमें उनके बारे में अध्ययन करना ही पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये था। और संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रकृति, ये तो बेसिक टॉपिक है, समझ में आसानी से आ जाता है, प्रस्तावना सिंपल है, मूल अधिकार ठीक है। और मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बारे में भी हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार शुरू में तो 7 ही दिए गए थे, जैसे कि पहले में 4 दे दिए, दूसरे वाले में 6 दे दिए, तीसरे वाले में 2 दे दिए, चौथे वाले में 4 दे दिए और 5वें वाले में फिर 2 दे दिए और छठे वाले में अंतिम दे दिया था वो संवैधानिक उपचारों वाला 1 दे दिया। इस तरीके से इतने अधिकार दे रखे हैं। लेकिन अब आर्टिकल 21 है, 21 के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या द्वारा ऐड कर दिया। वैसे ही अनुच्छेद 19 है, 19 के अंदर भी वैसे ही उसी तरीके से कई प्रकार के और नए मूल अधिकार ऐड होते जा रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार घोषित कर देता है। तो इन जो नए ऐड हो रहे हैं इनके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारा थोड़ा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन बन जाता है, टॉपिक बन जाता है। वैसे ही नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें स्टार मार्क तो नहीं आता है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक है वो सीधा हमारे इस सी पॉइंट से जाकर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी नीतियाँ किससे निर्देशित हो रही हैं? नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि DPSP से। मूल कर्तव्य वो अभी भी स्थायी है, शुरू में 10 थे, आज 11 हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। संघीय ढांचे के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े हैं, केंद्र राज्यों पर दबाव डालता है या फिर आरोप लगाता है, जबकि राज्य वही केंद्र पर आरोप लगाते हैं। और इसी में हम फिर जो नए प्रकार के हमारे पास आज सिद्धांत आ रहे हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस तरीके के जो नए सिद्धांत आ रहे हैं इनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं। संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं कि आज अगर किसी राज्य के अंदर चुनाव, जैसे वर्तमान में बिहार में चुनाव आने वाले हैं, और जबकि 1 साल पहले ये हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये 1 साल का फासला आया क्यों था? क्योंकि पहले केंद्र ने वहाँ की सरकारें भंग की होगी, और सरकारें भंग होने की वजह से नए चुनाव हुए जो कि बीच अवधि में हो गए थे। अब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तब तक इससे पहले ही हमारे लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें संघीय ढांचे से कनेक्टेड होती है। संविधान संशोधन तो बहुत बड़ा है,
इतने 106 संविधान संशोधन हम याद नहीं रख सकते, इसलिए इनमें जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन होते हैं उन्हें ध्यान रखना है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब हम उन चीज़ों पर पहले से फोकस रखेंगे जो कि करंट में आज भी आ रहे हैं, क्योंकि करंट में जो चीज़ होती है वो किसी भी संस्थान के क्वेश्चन पूछने का मुख्य क्राइटेरिया बना देती है। आपातकालीन प्रावधान वैसे ही चल रहे हैं। जनहित याचिका, अब जनहित याचिका का अगर डेफिनेशन दोगे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, 3 लाइनों में डिफाइन कर दोगे और जैसे ही 3 लाइनें कंप्लीट होगी आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनहित याचिकाएं कितनी आई और उनका फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का निर्णय दिया था, वो सारी चीज़ें भी हमारे जनहित याचिका वाले टॉपिक के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा 2014 वाला केस, जिसके अंदर 2014 में नालसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता दी थी। तो थर्ड जेंडर को मान्यता दी, ये एक प्रकार की जनहित याचिका थी। इस तरीके से हमें जनहित याचिकाओं में कौन कौन से केस ऐसे आए थे जिन्होंने हमें प्रभावित किया, हमारे पास नई विचारधारा प्रस्तुत की थी, उनको भी हमें साथ में पढ़ना होगा। न्यायिक पुनरावलोकन का सामान्य अर्थ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी प्रकार की कोर्ट अपने पहले दिए हुए निर्णय को या फिर किसी सरकार के लिए उठाए हुए कदम की पुनर्व्याख्या कर सकती है और उस दौरान हो सकता है उसे गलत भी घोषित कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जब 1951 में शंकरी प्रसाद का केस आता है, उस समय ये कहा गया था कि सरकार मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में वही सुप्रीम कोर्ट ने वापस अपने निर्णय को पलटते हुए, ओवररूल करते हुए ये बता दिया था कि सरकार को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। और वही वापस जब 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय बदल दिए। इन चीज़ों को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन करना। और बाकी भारतीय राज्यों की प्रकृति, कितने नए राज्य बने हैं और वर्तमान में क्या इन दिनों में किसी राज्य की स्थिति संकटग्रस्त है, जैसे कि 2019 में कश्मीर जो कि राज्य हुआ करता था आज केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में एक और मुद्दा है जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है, वो है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाना और लद्दाख को छठी अनुसूची के अंदर शामिल करना। इन चीज़ों के ये वो करंट को भी ऐड करता है और राज्यों की प्रकृति की जो स्टैटिक जानकारी है वो भी हमें लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र ठीक है, और लोकतंत्र को अगर वर्तमान में कोई प्रकार का संकट है तो इसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करनी होगी। जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण किस तरीके से लोकतंत्र के सामने संकट पैदा कर रहा है, तो लोकतंत्र को कई चीज़ें संकट में डाल रही है, हमें उनके बारे में भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन कि इस प्रकृति वाले का सब पार्ट ही मान लो। प्रकृति में हम यही बताएंगे कि राज्य अस्थायी है इंडिया में, और पुनर्गठन जब अस्थायी है तो कौन कौन से नए राज्य ऐड किए गए, ये सारी चीज़ें हम इन्हीं में ही पढ़ने को मिलेगी। फिर आते गठबंधन सरकार। ये वर्तमान में 2 प्रकार के गठबंधन आप जानते ही हो। एक ने तो अभी एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा है महागठबंधन यानी इंडिया, और दूसरा NDA UPA। ये 2 गठबंधन तो थे। इनका उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या वर्तमान में गठबंधन की सरकारों के फायदे और नुकसान भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। राजनीतिक दल ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण वो मोस्टली इसमें फोकस होता है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के एकीकरण पर, बाकी तो सब रियासतें सामान्य तरीके से ऐड हो गई थी। संघ व राज्य, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनमें भी थोड़े थोड़े झगड़े रहते हैं और वो भी संविधान के किस आर्टिकल को कनेक्ट करते हैं, हमें इनमें आर्टिकल पर विशेष फोकस करना होगा। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए विशेष रूप से संविधान में जो आर्टिकल दिए गए हैं और उन आर्टिकलों में इनमें जो भी चर्चाएं होती है वो आपको याद रखने का प्रयास करना है, और थोड़ा समझ अच्छी होगी तो इनके क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आता है सार्वजनिक नीति एवं अधिकार। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इस तरीके से मैंने आज ये कोशिश की थी कि आपको इस इंडियन पॉलिटी वाले जो सिलेबस का पार्ट दे रखा है इसको समझाने के लिए यहाँ की क्लास रखी गई थी। तो अभी आपने देखा कि जो हमें जिस तरीके से पढ़ना होता है उसके अंदर केवल इतना नहीं पढ़ना होता है, जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं हमें इनसे बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को साथ में ऐड करके भी पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस लिखने वाला टॉपिक हम टॉपिक वाइज ही पढ़ते हैं, 1919 पढ़ेंगे, फिर 1935 पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा, और यही पैटर्न फॉलो करते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। जबकि हमें यहाँ पर
ओवरऑल देखा जाए तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, उनमें यही चीज़ थी कि एक हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। बिटवीन द लाइंस क्या होते हैं भाई? बिटवीन द लाइन का मतलब हो कि 1919 पढ़ोगे, 1935 पढ़ोगे, लेकिन जो यहाँ पर अधिनियम नहीं दिए गए हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1909 के पार्लियामेंट सुधार तक के जितने भी एक्ट आए थे, इनके जो मुख्य प्रावधान है, जैसे 1909 का मुख्य प्रावधान था सांप्रदायिक पृथक्करण, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या 1919 में सांप्रदायिक पृथक्करण का कॉन्सेप्ट आया था? नहीं, वो 1909 में आ गया था। तो वो लाइन वहाँ से याद रखेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आए और वो 1919 से कनेक्ट करे तो हम उस स्टेटमेंट को गलत बना सके। ये बिटवीन द लाइंस हो गया। और दूसरा था, जो टॉपिक दिए हुए हैं वो तो पढ़ने ही है, जो नहीं दिए हुए हैं उनकी मेजर बातें भी याद रखनी पड़ेगी, तभी इनसे कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बना है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया। अब आप कम जानकारी में पेपर तो कर सकते हो, लेकिन तब जब आपकी जितनी जानकारी है उससे रिलेटेड आपकी समझ एकदम क्लियर है, यानी कि आपने हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है, तब आपके ये जो टॉपिक बनते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे, उनके सॉल्व होने की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। अदरवाइज केवल फैक्ट बेस्ड होते हैं तो फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आते ही बात गड़बड़ा जाएगी। तो हमें इस तरीके से अपनी एक समझ बनाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना होता है। पहली चीज़ ये थी कि जो टॉपिक नहीं भी दिए गए उनमें भी जो मेजर बातें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटी की एक अच्छी समझ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पर संविधान सभा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते वक्त आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में बेसिक और मेजर बातें यहाँ उठाकर अलग से ध्यान में रख लेनी चाहिए, नोट करके कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ते वक्त मुझे ये 4 बातें अपने दिमाग में रखनी है, ताकि इनका क्वेश्चन जैसे ही घूमेगा तो वो उन 4 बातों से रिलेटेड होगा, जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़कर पहले से तैयार रखेंगे, ताकि हमारा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है वो पेपर में सही हो जाए। और फिर अगली बात थी कि इनको पढ़ते वक्त एक चीज़ ये भी थी कि इनको कौन कौन से टॉपिक को साथ में जोड़कर पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था, ये राज्यों की प्रकृति और राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि राज्यों की प्रकृति कैसी होती है, ये हम बताएंगे कि भारत में राज्य अस्थायी होते हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। और उसके बाद हमें भाई यहाँ पर आना है सीधा कि ये बताने के लिए कि भाई राज्यों की प्रकृति अस्थायी होती है, इसीलिए भारत में वर्तमान में जो राज्यों की प्रकृति थी वो बदल के पहले 29 हुआ करती थी, आज वापस कितनी होगी? 28 राज्य हो गए। बीच में हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हुई थी और वो घटकर वापस कितनी होगी? 8। तो ये अस्थायित्व बताता है कि तो जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक दोनों को एक साथ ऐड करके पढ़ना है। और लोकतंत्र का विकास है, इसे आप चाहो तो सभी टॉपिकों से शुरुआत में पढ़ सकते हो, क्योंकि भारत में लोकतंत्र किस तरीके से विकसित होता है, ये तो प्रारंभिक टॉपिक होता है। गठबंधन की सरकार, राजनीतिक दल, ये दोनों साथ के टॉपिक हैं। राष्ट्रीय एकीकरण है, इसको आप संविधान से अलग ले जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये संविधान का पार्ट नहीं है, स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की बात करता है। वैसे ही था संघ राज्यों कार्यपालिकाओं को, ये एक करंट का विषय है, जिनमें कौन से मुद्दे पर वर्तमान में विभेद हैं केंद्र और, यानी कि झगड़ा है, संघर्ष है केंद्र और राज्य के बीच में, उनके बारे में चर्चा करनी होगी। और इनमें झगड़े में सबसे बड़ी जो भूमिका रहती है वो राज्यपाल की रहती है, तो हमें राज्यपाल के बारे में भी, खैर वो तो राज्यपाल वाला एसआई का टॉपिक सिलेबस में दे रखा है राज्यपाल, अगर नहीं दिया होता तो फिर हम इस टॉपिक के अंदर वापस राज्यपाल को लाते और वहाँ पर चर्चा करते कि राज्यपाल किस तरीके से एक संघर्ष का कारण बनते हैं। ये टॉपिक पढ़ने थे, तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से अपनी जो बेसिक थोड़ी बहुत समझ है, उस समझ के आधार पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी के बारे में जो कंटेंट मैं तैयार करता हूं, और जैसी मेरी समझ है उस समझ के आधार पर इन टॉपिकों को समझा सकूं। अगर मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं, तब तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, नहीं तो फिर वहाँ पर जहाँ पर हो वहीं पर छोड़ सकते हो। ओके, धन्यवाद।